मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, टीम नर्सिंग एकेडमी फिर से लेकर हाजिर है आपके लिए मोस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 141 टू 150। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड nursingacademy07@gmail.com। पहले की वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल, आपके अपने प्यारे चैनल नर्सिंग एकेडमी पर सर्च कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। साथियों, लगे रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए तथा यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी अपने यूट्यूब पे मिल सके। बार बार लोग बोलते हैं कि मेरा एक नंबर से रह गया, लक खराब था। मैं उनके लिए ये बोलूंगा कि भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान पैदा कर दो, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। आप कभी दोबारा ऐसे मत बोलना कि मेरा लक खराब था, आप बोलना भाग्य की दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्म का तूफान पैदा कर दो, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 141। ए नर्स inadvertently allow an IV solution containing potassium to infuse too rapidly. The healthcare provider prescribed insulin added to a 10% dextrose in water solution. What is the rationale for this order? एक नर्स जो कि आईवी इन्फ्यूजन जिसमें पोटेशियम है, क्या होता है अनजाने में बहुत जल्दी से इन्फ्यूज हो जाता है। इन एडवेंटेंटली का मतलब होता है अनजाने में या बाय मिस्टेक। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब, उसके बाद वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करती है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब करता है 10% डेक्सट्रोज के साथ इंसुलिन। देन इस इंसुलिन विद 10% डेक्सट्रोज का कारण क्या प्रिस्क्राइब करने का? ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम मूव इनटू बॉडी सेल विद ग्लूकोज एंड इंसुलिन। पोटेशियम को बॉडी सेल में ग्लूकोज और इंसुलिन के साथ मूव करेगा। इंक्रीज इंसुलिन एसिलरेशन एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड पोटेशियम। ग्लूकोज विथ इंसुलिन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म विच एक्सिलरेट पोटेशियम एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज पोटेशियम कोजेज ए टेम्परेरी स्लोइंग ऑफ पेंक्रियाटिक प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। मीन्स इंसुलिन 10% डेक्सट्रोज के साथ क्या काम करेगा, पोटेशियम पे क्या इफेक्ट करेगा? Guess the correct answer. Correct answer is option number 1. Potassium move into body cells and glucose and insulin. हुआ क्या था, पोटेशियम फास्टली इन्फ्यूज हो गया, उसके कारण पेशेंट के अंदर हाइपरकेलेमी की कंडीशन डेवलप होगी। उसको ट्रीट करने के लिए हाइपरकेलेमी को क्या देते हैं, इंसुलिन 10% डेक्सट्रोज के साथ, या कई हेल्थ केयर पॉलिसीज के अंदर 25% डेक्सट्रोज प्लस 10 यूनिट इंसुलिन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 25% डेक्सट्रोज के साथ 10 यूनिट इंसुलिन दिया जाता है। जो क्या काम करेगा, पोटेशियम वो बॉडी सेल्स में मूव करा देगा ग्लूकोज और इंसुलिन के साथ। रेशनल है, पोटेशियम फॉलो इंसुलिन इनटू द सेल्स ऑफ बॉडी। पोटेशियम इंसुलिन के साथ फॉलो करके इंसुलिन क्या करेगा, इसको बॉडी सेल्स में मूव करवाएगा, देयर बाय राइजिंग द इंट्रासेलुलर पोटेशियम लेवल एंड प्रिवेंटिंग फेटल डिसरिथमिया। हाइपरकेलेमिया का कॉम्प्लिकेशन होता है कार्डियक डिसरिथमिया, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कार्डियक डिसरिथमिया। उसको कार्डियक डिसरिथमिया को रोकने के लिए हम इंसुलिन प्लस क्या दे रहे हैं, डेक्सट्रोज दे रहे हैं। इंसुलिन डज नॉट कोज एक्सक्रेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस। इंसुलिन इन सब्सटेंसेस को बाहर निकालने का काम नहीं करता। पोटेशियम इज नॉट एक्सक्रेटेड as a result of this therapy, it shift into intracellular compartment.
इंसुलिन क्या का काम कर रहा है, बाहर नहीं निकाल रहा है, केवल शिफ्ट करने का काम कर रहा है इंट्रा सेल्स के अंदर। द पोटेशियम लेवल हैज नो इफेक्ट पैंक्रियाटिक इंसुलिन प्रोडक्शन। पोटेशियम लेवल पेंक्रियाज के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 141 2 What clinical finding indicate to a nurse that a client may have hypokalemia? हाइपोकेलेमिया के पेशेंट में हमें कौन कौन सी क्लिनिकल इंडिकेशन देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एडिमा, ऑप्शन नंबर 2 मसल स्पाज्म, ऑप्शन नंबर 2 कुस्माल ब्रीथिंग, ऑप्शन नंबर 4 एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मतलब हाइपोकेलेमिया के पेशेंट में इन चारों में से कौन सा इंडिकेशन देखने को मिलेगा? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 रेशनल। करेक्ट आंसर क्या है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। रेशनल हाइपोकेलेमिया डिमीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूरोनल एंड मसल सेल रेस्टिंग पोटेंशियल। यदि आपकी मसल्स फिजियोलॉजी पढ़ी हुई तो क्या करता है, पोटेशियम कम होने के कारण जो मसल सेल्स हैं उसके रेस्टिंग पोटेंशियल को कम कर देता है, उसका आयनिक विभव को कम कर देता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन रिजल्ट फ्रॉम फ्लैसिडिटी ऑफ इंटेस्टाइनल एंड एब्डोमिनल मस्कुलेचर। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो क्या, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, इसके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है। एडिमा इज ए साइन ऑफ सोडियम एक्सेस। एडिमा किसका साइन है? सोडियम एक्सेस। सोडियम एक्सेस की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रीमिया। मसल स्पाज्म आर साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सियम मतलब कैल्शियम की कमी होना। मसल स्पाज्म किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी। कुस्माल ब्रीथिंग इज सीन इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मोस्ट कॉमनली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कुस्माल ब्रीथिंग देखने को मिलती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कुस्माल ब्रीथिंग किसमें देखने को मिलती है? मोस्टली मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। क्वेश्चन नंबर 143 एन इंट्रावेनस पिगेवेव ऑफ सेफेजोलिन 500 mg in 50 ml of 5% dextrose in water is to be administered over a 20-minute period। क्या है? 50 mg सिफाजोलिम है तो 20 ml 5% डेक्सट्रोज में 20 मिनट की पीरियड में देना है। ड्रॉप फैक्टर कितना है? दैट ट्यूबिंग हैज ड्रॉप फैक्टर ऑफ 15 ड्रॉप पर ml। कितना है? 15, मतलब जो ड्रॉप पर मिनट। वाट एट वाट रेट पर मिनट शुड बी नर्स रेगुलेट द इन्फ्यूजन टू रन। नर्स कितनी ड्रॉप रेट रेगुलेट करेगी? हमें गेस द राइट आंसर क्या है, फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। करेक्ट आंसर कैलकुलेट कीजिए। करेक्ट आंसर इज 38 ड्रॉप पर मिनट। जी डबल टी ये यूनिट है ड्रॉप्स का, ड्रॉप का है जीटी, और जी डबल टी ड्रॉप्स का यूनिट है। ये भी कई बार ऑप्शन में पूछ लेते हैं। रेशनल 38 ड्रॉप पर मिनट कैसे सोल्व करते हैं? ड्रॉप पर मिनट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम इन ड्रॉप्स, टोटल ml इंटू ड्रॉप फैक्टर बाई टोटल टाइम इन मिनट्स। हमेशा कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले में यूनिट इक्वल रखना है, सेम मेजरमेंट में रखना है। जैसे मिनट है तो मिनट में रखेंगे, ml में है तो मिनट में रखेंगे, जैसे केजी में है तो हावर्स में कैलकुलेट करना। हमने वैल्यू पुट किया, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना था, हमारा फ्लू 50 ml, हमें 500 mg से कोई लेना देना है। ड्रॉप पर मिनट कितना है? 15। टाइम कितना है? मिनट में ऑलरेडी दे रखा तो हमें चेंज करने का जरूरत नहीं है, हम 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 750 इज डिवाइडेड बाई 20। आंसर करेक्ट डिवाइड किया तो 0 से 0 लेस, 75 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 37.2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 144 ए स्पोज स्पेंड मोस्ट ऑफ डे विद ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी फॉर इनऑपरेटिव कैंसर। एक क्लाइंट है जिसके साथ उसका स्पोज या मतलब पति या पत्नी मोस्ट टाइम स्पेंड कर रहा है, कीमोथेरेपी का पेशेंट है जो ऑपरेशन से क्योर नहीं हो सकता। द स्पोज आस्क द नर्स, स्पोज नर्स से पूछता है व्हाट कैन आई डू हेल्प, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। हाउ कैन नर्स सपोर्ट टू द क्लाइंट स्पोज, नर्स क्लाइंट के स्पोज को कैसे सपोर्ट करेगी। ऑप्शन नंबर 1 असिस्ट द कपल टू मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 2 ऑफर द कपल ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजीज प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 3 इंस्ट्रक्ट द स्पोज अबाउट द एक्शन ऑफ मेडिकेशन। ऑप्शन नंबर 4 मीट प्राइवेटली विथ स्पोज टू एक्सप्लोर पर्सनल फीलिंग्स। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 असिस्ट द कपल टू मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन। मेंटेन कम्युनिकेशन, जितना भी यदि कोई वर्बल रेस्पॉन्स
लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वर्बल रेस्पॉन्स की बात आती है तो हमेशा किस टाइप का कम्युनिकेशन नर्सिंग में फॉलो करते हैं, करना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन। क्लोज एंडेड कम्युनिकेशन शुड नॉट फॉलो, कभी भी फॉलो नहीं करना है हमें। ऑप्शन में हमें ऐसे टाइप का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो करेक्ट होता है, जिसमें ओपन कम्युनिकेशन की बात की हुई हो। सीधा सा कंसेप्ट यही। रेशनल, क्लाइंट विद देयर फैमिलीज नीड टू मेंटेन होनेस्ट ओपन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सो दैट कंसर्न कैन बी शेयर्ड एंड फर्दर प्रॉब्लम एड्रेस्ड। नर्स को हमेशा जो एक्यूरेट कंडीशन है, एक्यूरेट थिंग्स हैं, कभी मैनिपुलेट नहीं करनी है। ओपन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, जो करेक्ट थिंग्स है वही पेशेंट के क्लाइंट या उसको स्पोज को एक्सप्लेन करना है। While an understanding of the disease is important, details will not assist the significant other in maintaining an active or caring role. डिजीज अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, बट केयरिंग के लिए कोई डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं है। द स्पोज में वांट टू नाउ दिस बट इट विल नॉट हेल्प मीट द नीड ऑफ बोथ ऑफ स्पोज एंड द क्लाइंट। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? ऑल्दो दिस शुड बी डन, प्राइवेट मिलना चाहिए, प्राइवेट कम्युनिकेशन, इट शुड नॉट एक्सप्लेन टू अदर क्लाइंट्स एंड अदर मेंबर्स, इट डज नॉट एड्रेस द स्पोज इमीडिएट, बट ये इमीडिएट कंसर्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145, ड्यूरिंग एडमिशन ए क्लाइंट अपीयर एनेक्सिस एंड से टू द नर्स द डॉक्टर, पेशेंट के एडमिशन के दौरान जो पेशेंट है एनेक्सिस है और नर्स से क्या कह रहा है? द डॉक्टर टोल्ड मी आई हैव लंग कैंसर, डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे लंग्स का या फेफड़ों का कैंसर है। वाट फादर डाइड फ्रॉम, माई फादर डाइड फ्रॉम कैंसर, मेरा पिताजी भी कैंसर से मरे थे। आई विश आई हैड नेवर स्मोक, मैंने कभी स्मोकिंग नहीं की है। व्हाट इज नर्सेज बेस्ट रेस्पॉन्स, नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यू आर कंसर्न अबाउट योर डायग्नोसिस, ओपन कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट योर स्मोकिंग, क्या आपको अपने स्मोकिंग के बारे में गिल्टी हो रहा है? देयर हैव बीन एडवांस इन लंग कैंसर थेरेपी, यहाँ पे लंग कैंसर थेरेपी एडवांस ट्रीटमेंट है। ट्रस्ट योर डॉक्टर हु इज वेरी कॉम्पिटेंट इन ट्रीटिंग कैंसर, आपको अपने डॉक्टर पे विश्वास करना चाहिए, वो कैंसर ट्रीटमेंट में स्पेशलिस्ट है। गेस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यू आर कंसर्न अबाउट योर डायग्नोसिस, आपको अपने डायग्नोसिस के बारे में कंसर्न या ध्यान देना चाहिए। रेशनल क्या है? रेशनल देखते हैं, यू आर कंसर्न अबाउट योर डायग्नोसिस, यू आर कंसर्न अबाउट योर डायग्नोसिस, आपको अपने डायग्नोसिस के बारे में चिंतित होना चाहिए या कनेक्टेड या फोकस करना चाहिए। रिकॉग्नाइज एंड एक्नोलेज द क्लाइंट कंसर्न विदाउट एज्यूमिंग ए स्पेसिफिक फीलिंग इज इन्वॉल्व, इट अलाउ द क्लाइंट टू सेट द फ्रेमवर्क फॉर डिस्कशन एंड एक्सप्रेस सेल्फ आइडेंटिफाई फीलिंग्स। मतलब आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट करना है हमें जो क्लाइंट के ओपन कम्युनिकेशन को या उससे और चीजें हमें एक्सप्लेन करवा सकें। You are feeling guilty about your smoking. It is an assumption by the nurse. The client statement is not specific enough to come to this conclusion. Smoking के बारे में बात करना एक कल्पना है, ये स्टेटमेंट पेशेंट को गिल्टी फील करवाएगा, नहीं कि कंक्लूजन या रिजल्ट पे पहुंच रहा है। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, दिस अवॉइड द क्लाइंट कंसर्न एंड कट ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब हमें ऐसा ऑप्शन राइट आंसर होता है स्टेटमेंट वाला ऑप्शंस में जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, सॉरी 146, व्हेन ए डिजास्टर occur, the nurse may have to treat mass hysteria first. Which response indicate that an individual should be cared for first? एक डिजास्टर की कंडीशन हुई है, नर्स हिस्टीरिया वाले कैंडिडेट्स को ट्रीट फर्स्ट करेगी। कौन सा ऑप्शन इंडिकेशन दे रहा है कि दिस वन इज केयर फॉर फर्स्ट? गेस फर्स्ट ऑप्शन पैनिक, सेकंड कोमा, थर्ड यूफोरिया, फोर्थ डिप्रेशन। गेस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1।
हिस्टीरिया का मीनिंग है शोर मचाने वाला, उत्पाद मचाने वाला। देखते हैं रेशनल। रेशनल है पीपल इन पैनिक में इंडिकेट ए ग्रुप पैनिक रिएक्शन इवन इन दोज हु अपीयर टू बी कंट्रोल्ड। उन पेशेंट्स को डिजास्टर की कंडीशन में हम पहले कंट्रोल करेंगे जो पैनिक कंडीशन में, वो और लोगों को भी पैनिक कर सकते हैं। कोमेटोज इंडिविजुअल हु विल नॉट कॉज पैनिक इन अदर्स। कोमेट वाले पेशेंट अदर पेशेंट को पैनिक नहीं करेंगे। यूफोरिक इंडिविजुअल विल नॉट एडवर्सली अफेक्ट अदर्स। डिप्रेस्ड पीपल विल बी क्विट एंड नॉट अफेक्ट अदर्स। देन शुड बी फर्स्टली इन डिजास्टर कंडीशन ट्रीटेड, पैनिक पेशेंट को हम पहले ट्रीट करेंगे। यूफोरिक का मीनिंग है उत्साहित। क्वेश्चन नंबर 147, ए क्लाइंट विथ हाइपोथर्मिया इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, व्हाट ट्रीटमेंट डज द नर्स एंटिसिपेट। एक हाइपोथर्मिया का पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है, नर्स कौन सा ट्रीटमेंट एंटिसिपेट करेगी। ऑप्शन नंबर 1 कोर रिवार्मिंग विथ वार्म फ्लूइड्स, वार्म फ्लूइड के साथ उसको रिवार्मिंग देगी। ऑप्शन नंबर 2 एम्बुलेशन टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन नंबर 3 फ्रीक्वेंट ओरल टेम्परेचर असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 4 गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग टू इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 कोर रिवार्मिंग विथ वार्म फ्लूइड्स, मतलब वार्म फ्लूइड के साथ उसको कंबल वगैरह या कंबल जैसे जो रिवार्म करेगी। रेशनल कोर रिवार्मिंग विथ heated oxygen and administration of warmed oral and IV fluid is preferred method of treatment। हाइपोथर्मिया की कंडीशन के अंदर प्रिफर्ड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कोर रिवार्मिंग विथ हीटेड ऑक्सीजन एंड वार्म फ्लूइड एंड ओरल फ्लूइड। द क्लाइंट विल बी टू वीक टू एम्बुलेंट। एम्बुलेशन नहीं करना क्योंकि हाइपोथर्मिया कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन क्या होती है, वीक होती है। ओरल टेम्परेचर आर नॉट द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ कोर टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर कोर टेम्परेचर का एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट नहीं है। बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस वार्म ओरल फ्लूइड्स आर एडवाइज्ड, गोज फीडिंग आर अननेसेसरी। वार्म फ्लूइड दे सकते हैं लेकिन NG2 फीडिंग अननेसेसरी है, रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, एन अनरेस्पॉन्सिव ओल्डर एडल्ट is admitted to the emergency department on a hot humid day। एक ओल्डर एडल्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है, डे कैसा है, हॉट और ह्यूमिड डे है। द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट रिवील, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट किया तो उसमें क्या है, उसकी हॉट और ड्राई स्किन है, रेस्पिरेटरी रेट 36 है, हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट है। व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 ऑफर कूल फ्लूइड। ऑप्शन नंबर 2 सक्शन द एयरवे। ऑप्शन नंबर 3 रिमूव द क्लोथिंग। ऑप्शन नंबर 4 प्रिपेयर द इंट्यूबेशन। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 रिमूव द क्लोथिंग। क्यों, पेशेंट क्या है, हॉट और ह्यूमिडिफाई है और पेशेंट हाइपरथर्मिया की कंडीशन में, हॉट एंड ड्राई स्किन है, दैट मीन्स हाइपरथर्मिया की कंडीशन में है, उसको एयर की आवश्यकता है। रेशनल क्लोथिंग रिमेन बॉडी हीट, clothing must be removed before other cooling methods are employed to reduce body temperature। इस कंडीशन में हमें क्या बॉडी टेम्परेचर को कम करना है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी वो देखें जो हम इजीली कर सकते हैं, दैट तो हम वी शुड रिमूव द क्लोथिंग। ऑफरिंग फ्लूइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज द क्लाइंट इज अनरेस्पॉन्सिव। ओरल फ्लूइड कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा क्योंकि क्लाइंट क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है। देयर आर नो डाटा टू इंडिकेट ए नीड ऑफ सक्शनिंग, सक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि सीक्रेशन वगैरह आ रहा है। इंट्यूबेशन में भी अननेसेसरी, इट इज नॉट द इनिशियल। इंट्यूबेशन की कंडीशन के लिए हम और असेस करेंगे उसको कि रेस्पॉन्सिव है, उसका सैचुरेशन करेक्ट है क्या। क्वेश्चन नंबर 149, ए नर्स इज वर्किंग इन ए बिजी इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन ए हॉट समर डे व्हेन 4 नियर ड्राउनिंग विक्टिम आर एडमिनिस्टर्ड। एक इमरजेंसी के अंदर हॉट समर डे में एक नियर ड्राउनिंग विक्टिम, मतलब जो डूबा हुआ विक्टिम है उसको बाहर निकाल के लेके आए, पेशेंट आया है। विच नियर ड्राउनिंग विक्टिम शुड द नर्स असेस फॉर साइन ऑफ हाइपोवोलेमिया। कौन सा ड्राउनिंग का विक्टिम
जिसमें हाइपोवोलेमिया का साइन सबसे ज्यादा होने की चांसेस है, नर्स असेस करेगी। ऑप्शन नंबर 1, 72-year-old rescued from a lake. Option number 2, 2-year-old rescued from bathtub. Option number 3, 50-year-old rescued from ocean. Option number 4, 70-year-old rescued from backyard pools. हाइपोवोलेमिया की कंडीशन इन चारों पेशेंट्स में से कौन से पेशेंट में ज्यादा होने के चांसेस हैं? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 50-year-old rescued from the ocean. क्यों? ओशियन या समुद्र के पानी के अंदर क्या होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो हाइपोवोलेमिया प्रोड्यूस करेगा। जो वो साल्ट है वो फ्लूइड को बाहर निकाल लेगा, जो बॉडी के अंदर जो साल्ट युक्त वाटर जाएगा वो हाइपोवोलेमिया डेवलप करेगा। रेशनल, द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साल्ट वाटर ड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द वेस्कुलर स्पेस इनटू द एल्वेलाई काजिंग हाइपोवोलेमिया। क्या कर रहा है, जो साल्टेड वाटर है वो फ्लूइड वेस्कुलर स्पेस या एल्वेलाई के अंदर जाके फ्लूइड को कंज्यूम करेगा, मतलब नमक NaCl को क्या है, वाटर अब्जॉर्व करेगा, जो बॉडी का वाटर है वो एल्वेलाई में आएगा। दिस वन इज द डेवलप हाइपोवोलेमिया। ऑप्शन नंबर 1, 2 and 4 दिस इन्वॉल्व एस्पिरेशन ऑफ हाइपोटोनिक फ्रेश वाटर। एस्पिरेट, इस कंडीशन में इन पेशेंट्स में एस्पिरेशन की कंडीशन डेवलप होगी, विच कोज फ्लूइड टू मूव इनटू वेस्कुलर सिस्टम लीडिंग टू फ्लूइड ओवरलोड। बाकी के पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन डेवलप होगी, नहीं कि हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया किसमें, समुद्र वाले पानी में, जिसके अंदर साल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर्स शुड ए नर्स आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद पायरेक्सिया? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। पायरेक्सिया के पेशेंट में कौन कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर्स नर्स आइडेंटिफाई करेगी? ऑप्शन 1, डिस्निया। ऑप्शन 2, फ्लैश फेस। ऑप्शन 3, प्री कॉर्डियल पेन। ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज पल्स रेट। ऑप्शन नंबर 5, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 and 4। पायरेक्सिया में कौन कौन से फर्स्ट फेस एंड इंक्रीज पल्स रेट देखने को मिलता है, मतलब क्लिनिकल इंडिकेशन मिलेंगे। रेशनल क्या है? रेशनल, फीवर में नॉट कॉज डिफिकल्ट ब्रीथिंग। फीवर के कारण डिफिकल्ट ब्रीथिंग में कोई चेंज नहीं होगा। इंक्रीज बॉडी हीट इंडिकेट ब्लड वेसल्स कॉज फ्लैश फेस। ब्लड वेसल्स क्या है, फीवर के कारण या बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज के होने के कारण डायलेट हो जाती हैं, दैट सो डेवलप द फ्लैश्ड फेस। पेन इज नॉट रिलेटेड टू फीवर। फीवर और पेन का कोई संबंध नहीं है कि पेन फीवर को बढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। द पल्स रेट इंक्रीज टू मीट इंक्रीज टिश्यू डिमांड फॉर ऑक्सीजन इन द फेब्राइल स्टेट। पल्स रेट बढ़ेगी क्योंकि फीवर की कंडीशन ऑक्सीजन डिमांड को या बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगी। फेब्राइल स्टेट के कंडीशन के अंदर उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा होगी। बॉडी प्रेशर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद फीवर। फीवर के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब पे आपको मिल सके। वीडियो के अंत में मैं आपसे ये कहूंगा, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक आपने कभी किया ही नहीं है। यू स्टार्ट टू डू एंड मेक द नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू।